हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक सीएमए इंटर ग्रुप टू। ठीक है, ग्रुप टू का एक न्यू टॉपिक है हमारे पास। स्टडी नोट नंबर है आपका 5। स्टडी नोट नंबर 5 लर्न करने जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी टॉपिक है। लर्निंग कर्व। न्यू टॉपिक इज योर लर्निंग कर्व। तो देखिए, लर्निंग कर्व इन दिस चैप्टर क्या क्या पढ़ेंगे। दिस स्टडी नोट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है इस चैप्टर के अंदर। Introduction, phases in learning curve, users of learning, limitations to the usefulness of the learning curve, factor affecting and the experience curve, reasons for use of learning curve, application of learning curve। तो 50% हम आज कवर करेंगे, 50% सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सबको किसी को पता है क्या लर्निंग कर्व का मीनिंग क्या होता है? जस्ट सिंपल मीनिंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग मतलब कुछ करना, सीखना, कुछ न्यू सीखना। सपोज करो आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है आपको, या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम मैंने आपको कोई अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल पढ़ाया आपको। तो ट्रेडिंग पीएनएल जब मैंने आपको सिखाया, उसके बाद आपको ट्रेडिंग पीएनएल का एक क्वेश्चन दिया, तो आपको क्वेश्चन करने में सपोज करो लगे 20 मिनट्स। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपने लगाए 20 मिनट्स। देन मैंने कहा ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने में आपने लगाए 16 मिनट। यानी कि दो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने टोटल कितने लगाए? जब सेकंड क्वेश्चन आपने किया तो थोड़ा सा कम टाइम लगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका था, आपको सीख चुके थे। यही है लर्निंग कर्व। ऐसे ही बिजनेस में मान लो मैंने एम्प्लॉय रखे बिल्कुल नए, जिन्हें कुछ नहीं आता, अभी बिल्कुल नए एम्प्लॉय हैं, अनएक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं सारे के सारे। ठीक है, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ऐसा एम्प्लॉय है, अनट्रेन्ड है, अनस्किल्ड एम्प्लॉय है। अब वो पहली बार काम करेगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएगा। जब वो हमारे साथ सीखता जाएगा, लर्निंग करता जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। वो काम कम टाइम में बेटर काम करके मुझे देगा। तो यही है इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। लेबर से रिलेटेड है पूरा, एफिशिएंसी से रिलेटेड है आपकी। अच्छा, एक बात होती है, जैसे मैंने बोला, जब मुझे फर्स्ट टाइम मैंने कोई चैप्टर कराया होगा तो उसमें मुझे ज्यादा टाइम लगा होगा। जब मैं सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एक्सपीरियंस होता जाता है, तो अब हम क्या करते हैं, कम टाइम में भी करा देते हैं। बट फिर भी जब आप बहुत एफिशिएंट हो जाते हो, सपोज करो मुझे लर्निंग कर्व कराने में, कभी मैंने पहली बार पढ़ाया था जब 2 साल पहले, तो इसको पढ़ाने में लगा था मुझे मान लो 4 आवर्स लर्निंग कर्व। सेकंड टाइम जब मैंने लर्निंग कर्व चैप्टर कराया तो ये 3 आवर्स में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, 2.5 आवर्स की क्लास में लर्निंग कर्व का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बट इससे कम नहीं कर सकते, क्योंकि बेस्ट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 2.5 आवर्स। इससे कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि किसी चीज को, काम को करने का एक मिनिमम टाइम होता है, वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना? तो हर एक चीज में जब मैक्सिमम, जब में पूरी तरह से सीख जाते हो, आप किसी चीज को करने के लिए पूरे टाइम सीख जाते हो, तो एक मैक्सिमम लेवल आ जाता है, फिर उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी चीज को सॉल्व करने में 20 मिनट लगाए, आपने सेकंड टाइम उसी क्वेश्चन को करने में 10 मिनट्स लगाए, 16 मिनट लगाए। तो 2 बार आपने क्या किया? देखो, मैंने बोला फर्स्ट टाइम कितना लगा 20, सेकंड टाइम कितना लगा 16। 20 और 16 कितना हो गया? 20, 30 एंड 36। यानी एवरेज टाइम की बात करूं तो 18 पर यूनिट लग रहा है, या पर 18 मिनट्स फॉर पर यूनिट। इस तरह से इसको कहते हैं एवरेज टाइम। पहले वाले को करने में 20 लगा, दूसरे वाले को 16 लगा। ठीक है, अगर एवरेज दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर लो, टोटल आ जाएगा 36। पहले वाले का माइनस कर दो तो सेकंड वाले का पता चल जाएगा, हाँ, कि मैंने 4 मिनट सेव करे आफ्टर लर्निंग। ठीक है ना? और देखते हैं एग्जांपल्स इसके, किस तरह से हमें करना है। इस चैप्टर में करना क्या है देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। लर्निंग का मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको कि लर्निंग होता क्या है। Learning curve is essential a measure of the experience. Essential measurement of the experience होता है gained in production of the article by an individual or organization. अच्छा, लर्निंग कर्व कभी मशीनरी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मटेरियल पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मशीनों को सिखाने की जरूरत नहीं होती कभी। ये किस पे एप्लीकेबल होगा? ह्यूमंस पे। ठीक है, लिखा है ना, एज मोर यूनिट आर प्रोड्यूस पीपल इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन बिकम मोर एफिशिएंट देन बिफोर। देखो कितनी बेटर लाइन लिखी हुई है। एज मोर यूनिट आर प्रोड्यूस, ये जो मैंने मार्क किया, पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन
become more efficient than before, right? Each subsequent unit take favor man hours to produce, ठीक है, कुछ मैन आवर्स लगेंगे. Learning curve theory is concerned with the idea that when a new job process or activity commences for the first time की जाती है आपको, workforce involved will not to achieve maximum efficiency immediately. अभी immediate maximum efficiency पे नहीं हो, धीरे धीरे सीख के आप maximum efficiency की तरफ बढ़ जाओगे, तो इसे कहते हैं learnings. ठीक है. अब लर्निंग कर्व क्या होता है? अगर मैं कर्व बनाऊं तो पहले टाइम मुझे अगर एक कर्व की शेप में बनाना है, अभी चलो कर्व इसमें बना ही होगा, उसमें ही समझा दूंगा मैं. ठीक है. आगे देखो, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बाद. Repetition of the task is likely to make the people more confident and knowledgeable and will eventually result in a more efficient and rapid operation. ठीक है. जैसे जैसे एक काम को आप कई बार करोगे तो क्या होगा, मोर एफिशिएंट हो जाओगे. ठीक है ना. और आगे देखो यहाँ से, एज द कंसिक्वेंस द टाइम ऑफ कंप्लीट अ टास्क विल इनिशियली डिक्लाइन इन द स्टेबलाइज वंस एफिशिएंट वर्किंग इज अचीव. ये जो क्या कर रहा था, मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं उस काम को रिपीट कर रहा हूँ, हर बार उस काम को करने में टाइम मुझे अब और कम लग रहा है, अब और कम टाइम लग रहा है. ठीक है. जैसे जैसे आप एक काम को रिपीट करते हो, आज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, सपोज करो एक फर्नीचर बनाना है, चेयर बनानी है, फर्नीचर. फर्स्ट टाइम मैंने चेयर बनाई, उसको बनाने में 5 घंटे लगे. सेकंड टाइम बनाई, 4.5 आवर्स लगा. फिर बनाया, 4 आवर्स लगा. फिर अब 3.5 एंड 3 आवर्स. अब इससे कम नहीं हो रहा है चेयर को बनाने में, एटलीस्ट 3 आवर. अब ये स्टेबल हो गया है. तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, कम होता हुआ फिर स्टेबल हो जाएगा लास्ट में जाके. ठीक है. स्टेबल हो जाएगा मतलब और कम नहीं हो सकता, एटलीस्ट इतना टाइम तो लगेगा ही. मैक्सिमम एफिशिएंसी आने के बाद क्या हो जाएगा, इतना टाइम. जो भी आप काम करते हो, ठीक है, जब आपने नया नया जो आप जो काम करते हो या कोई काम कर रहे हो, आप जो भी जॉब कर रहे होंगे उन्हें पता है, जिस काम में भी आप हैं, जिस लाइन में, जब आपने फर्स्ट टाइम किया होगा ज्यादा टाइम लगा होगा. आज उस काम को कम कम टाइम लगता है करने में. लेकिन आप कभी काम को करके देखना, जल्दी जल्दी करके देखना किसी काम को, फिर उस टाइम को नोट करना, उससे ज्यादा जल्दी आप नहीं कर पाओगे. फिर क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आ जाएंगे. फिर स्टेबलाइज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज मतलब स्टेबल हो जाएगा. एक बार वर्किंग इज अचीव, जब एफिशिएंट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज. ठीक है. द कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट इज एज्यूम टू डिक्रीज बाय एफिशिएंट वर्किंग इज अचीव. ओ सॉरी, गलत पढ़ दिया. कांस्टेंट परसेंटेज एवरी टाइम दैट आउटपुट डबल्स. आउटपुट को डबल कर दो. देखो, जैसे एक यूनिट बनाए थे, फिर 2 बनाए, फिर 4 बनाए, फिर 8 बनाए. ठीक है. Cumulative average time refer to the average time per unit for all unit produced as so far from the end, including the first one made. ठीक है. लर्निंग इन द प्रोसेस होता है जहां पर इंडिविजुअल क्या करता है, एक्वायर करता है स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी. व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इज स्टार्ट, परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर इज नॉट एट इट बेस्ट. बेस्ट नहीं होती, उसको धीरे धीरे बेस्ट बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है. तो इसे कहते हैं हम लर्निंग का. ठीक है. आगे चलते हैं थोड़ा सा. अच्छा, जैसे जैसे एम्प्लॉय सीखता जाता है तो क्या होता है, हमारी कॉस्ट क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है. ठीक है. कब लगता है? लर्निंग प्रोसेस का मतलब, लर्निंग की अगर डेफिनेशन चाहिए, प्रोसेस जहां पर स्किल्स मिलती है, नॉलेज मिलती है, एबिलिटी मिलती है. ठीक है. व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस इज स्टार्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर इज नॉट एट बेस्ट. अभी बेस्ट नहीं है. ठीक है. अभी बेस्ट नहीं है. बेस्ट होने में, लर्निंग करने में उसको टाइम लगेगा. एज द एक्सपीरियंस गेन, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, देन परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्कर इम्प्रूव. टाइम टेकन पर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी गोज अप हो जाएगी. इंप्रूवमेंट, दिस इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर इज ड्यू टू लर्निंग इफेक्ट. किसकी वजह से होगी? लर्निंग इफेक्ट की वजह से. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज those relating to direct labor cost must allow for the effect of learning process. Learning process में जो cost लगेगी. This technique is a mathematical technique. कैसी technique है ये? Mathematical technique है. It can be very much used to accuracy, graphically periodic cost है. ठीक है. It is a geometric progression भी है ये, GP भी है. ठीक है. अभी ये सारी चीजें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये GP भी है, which reveals that 3 steady decreasing cost
of the accomplishment of a given repetitive operations। क्या होता है एक्चुअल में, जैसे जैसे आप लर्निंग करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो आपकी कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, फीस इन लर्निंग कर्व्स, फीस इन लर्निंग कर्व्स देखते हैं। अच्छा, एक बात और थी, एक्सपीरियंस कर्व भी होता है एक। ठीक है, एक्सपीरियंस कर्व ये है, इसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी लर्निंग कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं पूरी तरह से आज की क्लास में। ठीक है, एक्सपीरियंस कर्व वगैरह, इंप्रूवमेंट कर्व वगैरह, प्रोग्रेस कर्व, ये सारी चीजें लास्ट में डिस्कस कर लेंगे बाद में, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब क्या है बच्चों, देखो, फेस इन लर्निंग कर्व, सिंपल। द लर्निंग कर्व passes through three different phases. First phase will be gradual. Increase in production rate, uniform maximum expected rate is reached, and this phase is generally step. In the second phase में क्या होता है, learning rate is gradually deteriorated because of the limitation of equipments. लिमिटेशंस ऑफ इक्विपमेंट, देखो कंपनी के पास क्या होता है, एक तो टाइम, दूसरा की फिर सोर्सेस, इक्विपमेंट्स क्या है। थर्ड फेज इज द प्रोडक्शन रेट बिगन डिक्रीज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ अ कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड इंक्रीज इन अ कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ रही है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स कम है। तो इस तरह की चीजें तीन तरह से होती है, सारी चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे आते हैं जो हमें पढ़ना है। बेसिकली लर्निंग का मुझे आपको मीनिंग समझाना था कि हाँ, लर्निंग से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कॉस्टिंग में इसका यूज क्या है। तो लर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, लर्निंग फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जैसे जैसे सीखेगा, तो एम्प्लॉय सीखता जाएगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम सीख जाएगा तो हमारा टाइम कम कंज्यूम करेगा। अगर उसका रेट पर आवर होगा तो लेबर को कम पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, कम टाइम में बेटर काम करके देगा, ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग कर्व रेशियो आपके पास प्रेजेंट है। लर्निंग कर्व रेशियो क्या होता है, लर्निंग कर्व रेशियो का फॉर्मूला देखो, एवरेज कॉस्ट फॉर 2 यूनिट, एवरेज कॉस्ट फॉर 2 यूनिट डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर कॉस्ट फॉर ऑफ फर्स्ट यूनिट। इसका रेशियो बनाओगे तो क्या बन जाएगा, लर्निंग कर्व रेशियो। द लर्निंग कर्व रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, एक बार इसके बारे में देखते हैं। लर्निंग कर्व इज एसेंशियल अ मेजर ऑफ द एक्सपीरियंस गेन्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज मोर एंड मोर यूनिट आर रीप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं हम, रीप्रोड्यूस करते हैं, वर्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन बिकम मोर एफिशिएंट देन बिफोर। ठीक है, जो वर्कर होगा मेरा क्या होता जाएगा, वो मोर एफिशिएंट होता जाएगा, पहले से ज्यादा बेटर करेगा काम। ईच सब्सिक्वेंट यूनिट टेक फेवर मैन आवर्स प्रोड्यूस। ठीक है, हर बार जैसे जैसे यूनिट बनती जाएगी क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। द लर्निंग कर्व एग्जिस्ट ड्यूरिंग अ वर्कर स्टार्टअप familiarization period on a particular job. After the limit of experimental learning or reach productivity, फिर टेंस बन जाएगा, स्टेबलाइज एंड नो फर्दर इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल। देखो धीरे धीरे सीखता जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, जब वो पूरी तरह से सीख जाएगा, अब क्या कर सकते हैं हम, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होने के बाद फिर नहीं बढ़ सकता। तो लर्निंग कर्व रेशियो निकालना है। एवरेज कॉस्ट फॉर 2 यूनिट्स, एक यूनिट पे तो पता नहीं चलेगा ना, तो दूसरी यूनिट जब मैं दोबारा आपको काम दूंगा तभी मैं बताऊंगा ना कि आपने कितने परसेंट सीखा। तो लर्निंग कर्व रेशियो निकालने के लिए 2 यूनिट डिवाइड बाय लेबर कॉस्ट फॉर फर्स्ट यूनिट से डिवाइड कर दो। ठीक है, एरिया ऑफ कंसिक्वेंस, क्या क्या एरिया है देखिए। A standard costing system would need to set स्टैंडर्ड लेबर टाइम, एक तो स्टैंडर्ड लेबर टाइम होना चाहिए। ठीक है ना, स्टैंडर्ड लेबर टाइम होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड लेबर टाइम। आफ्टर द लर्निंग कर्व हैड रीच अ प्लेट्यू। ठीक है, अब बजट विल नीड, बजट चाहिए होगा। अब बजटरी कंट्रोल सिस्टम होगा जो कंट्रोल करेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है इसका। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लर्निंग कर्व विल परमिट ऑफ द कंपनी टू बेटर प्लान होना चाहिए, किसके लिए, द डिक्लाइन ऑफ लेबर कॉस्ट विल हैव टू कंसीडर व्हेन एस्टिमेटिंग द ओवरहेड अपॉइंटमेंट रेट होना चाहिए। एट द रेट एम्प्लॉय गैन एक्सपीरियंस दे आर मोर लाइकली टू रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज, इस तरह की सारी चीजें हैं। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अच्छा यहाँ पे दिया नहीं है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे दिया, देखो ग्राफ पे देखो एक बार। एवरेज टाइम ऑन वाई एक्सिस दे रखा है, कम्युलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है एक्स। पहले क्या हो रहा था बच्चों, इतना टाइम लग रहा था और यूनिट कम बन रहे थे।
जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा टाइम कम होता जाएगा और यूनिट बढ़ते जाएंगे, यूनिट इंक्रीज होते जाएंगे और आपका टाइम कम होता जाएगा पर यूनिट। ठीक है, एवरेज टाइम पर यूनिट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छे से तो ये स्टेबल हो जाएगा, इससे कम नहीं कर सकते क्योंकि एक यूनिट को बनाने में एटलीस्ट जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो कर्व बिल्कुल ही सिंपल है कर्व अपना। फिर यूजेस दे रखे हैं लर्निंग कर्व के, क्या क्या यूजेस हैं। तो एक बार यूजेस बच्चों एक बार रीड कर लेना। ठीक है, एक दो यूजेस डिस्कस कर लेते हैं चलो। Where applicable, the learning curve suggests a great opportunity for cost reduction to be achieved by improved learning। ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। कैसे? लर्निंग करते जाओ और अपनी कॉस्ट को क्या करो, कम करो। लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट सजेस्ट करता है बेसिस ऑफ करेक्ट स्टाफिंग इन कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करेगा आपको। लर्निंग कर्व कंसेप्ट प्रोवाइड करेगा मींस इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को चेक कर लेगा कि कितने परसेंट एम्प्लॉय सीख लेता है और कितना उसमें से अप्लाई कर पाता है। लर्निंग कर्व इज अ फ्रीक्वेंटली यूज हो सकता है कंजक्शन विद एस्टैब्लिश बिड प्राइस और फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और देखते हैं आगे क्या दे रखा है। द यूज ऑफ लर्निंग कर्व वेयर एप्लीकेबल इज इंपॉर्टेंट इन द वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ओके, जहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर भी हम क्या करते हैं, लर्निंग कर्व का यूज करते हैं। एज एम्प्लॉय बिकम मोर एफिशिएंट, the rate of production increase so more material are needed। ठीक है, मटेरियल ज्यादा लगेगा, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री टर्नओवर फास्टर चाहिए एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ग्रो एंड एक्सीलरेटेड रेट चाहिए होगा। ठीक है, a knowledge of the learning curve assist in planning in the inventory material work in progress and finished goods में प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको क्योंकि एम्प्लॉय ज्यादा माल बनाएगा, बेचना भी ज्यादा पड़ेगा। लर्निंग कर्व टेक्निक आर यूजफुल इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए भी काम आ जाएगा। वेरिएबल नॉर्म्स कैन बी established फॉर ईच सिचुएशन एंड द कंपैरिजन बिटवीन दीज नॉर्म्स एंड एक्चुअल एक्सपेंस में कंपेयर कर सकते हैं। द लर्निंग कर्व में भी यूज फॉर मेक और बाई की डिसीजंस के लिए भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द लर्निंग कर्व, लिमिटेशंस दे रखी हैं कुछ। द लर्निंग कर्व इज यूजफुल ओनली फॉर न्यू ऑपरेशन। मान लो मेरी बहुत पुरानी कंपनी है और मेरे को सारे मेथड पता है किससे कैसे काम कराने हैं, हमारे सारे एम्प्लॉय पुराने हैं, तो लर्निंग कर्व मेरे लिए यूजफुल क्या होगा, बिल्कुल यूजफुलनेस लिमिट यूजफुल होगा या नहीं होगा। उस केस में मेरा लर्निंग कर्व कोई भी काम का नहीं होगा। ठीक है, लर्निंग कर्व यूजफुल कब होगा, ओनली फॉर न्यू ऑपरेशन, पुरानी कंपनी के लिए यूजफुल नहीं होगा। वेयर मशीन डू नॉट, मशीन के लिए भी यूजफुल नहीं होता, वर्कमैन के लिए यूजफुल होता है ओनली। ठीक है, और एक्सपीरियंस वर्कमैन के लिए भी यूजफुल नहीं है ये। ठीक है, इस तरह की कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर इसके बाद कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं लर्निंग कर्व को, फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग कर्व। ठीक है, फैक्टर्स दे रखे हैं एक बार। एक्सपीरियंस कर्व हम बाद में करेंगे, ये टॉपिक हम बाद में करेंगे। रीजन फॉर यूज ऑफ लर्निंग कर्व, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जनरली फास्ट रीडिंग देखते हैं एक बार, लेबर एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। वर्कर बिकम फिजिकली मोर डेक्स्टेरियस, दे बिकम मेंटली मोर कॉन्फिडेंट एंड स्पेंड लेस टाइम हेजिटेटिंग लर्निंग एक्सपेरिमेंट और मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, एम्प्लॉय क्या करेगा, अच्छे से सीख जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी ड्राइवन लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, बेटर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स हो जाएगा, चेंज इन द रिसोर्सेस मिक्स। as a company acquire experience it can after it mix of input and thereby become more efficient बना सकता है लर्निंग से। ठीक है, प्रोडक्ट रीडिजाइन, इस तरह की चीजें लर्निंग्स में हेल्प करती हैं आपको। ठीक है, वैल्यू चेन इफेक्ट, नेटवर्क बिल्डिंग एंड यूज कॉस्ट रिडक्शंस। देखो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्या है, लर्निंग से रिलेटेड है, जहां पर आपको सीखने की और एक्सपीरियंस बढ़ने की जरूरत है। शेयर एक्सपीरियंस इफेक्ट,
फिर एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व अप्लाई कहां पर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व एग्जाम के लिए 5-7 नंबर का टॉपिक है, ठीक है, सिंपल सा। अब देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का एप्लीकेशन दिया हुआ है, देखो direct labor. Direct labor is the general application. Direct labor is the general application area of the learning curve since it only people are capable for learning. ठीक है, direct labor is the general application area of the learning curve since it only people, उस people के लिए जो capable of learning है। learning presuppose a certain degree of inexperience in the performance of an activity, and as such the learning curve is mean applicable to new activity and the new labor force whether employ on न्यू और ओल्ड एक्टिविटीज। कैसी भी एक्टिविटी हो, अगर नया लेबर है तो वो सीखेगा, सीख के काम करेगा, एफिशिएंट होता जाएगा, वहां पर एप्लीकेबल होता है। मटेरियल, मटेरियल रिस्पॉन्ड कैसे करेगा लर्निंग को, मटेरियल रिस्पॉन्ड टू लर्निंग ओनली इन इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं कर सकता, मटेरियल कोई सीखेगा नहीं, ठीक है। अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस लर्निंग कर्व इज एप्लीकेबल मेनली टू सब कॉन्ट्रैक्ट और फैब्रिकेशन। अगर फैब्रिकेशन का काम है या सब कॉन्ट्रैक्ट का काम है आपका, ऑर्डर प्लेस आउटसाइड टू कंपोनेंट परचेज फ्रॉम द सप्लायर्स, the cost of subcontract of the component purchase would normal contain an element of labor, and the purchaser will expect that least of part of the benefit learning should be पास टू हिम फॉर्म ऑफ रिड्यूस प्राइस, मतलब सस्ते में लेके आना है उसको, कंपोनेंट्स को, जो हमें कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो वहां पे मटेरियल्स में स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव वर्क जितना कम होगा, स्पॉइलेज जितनी कम होगी उतनी लर्निंग बेटर होती जाएगी हमारी, ठीक है। डिस्ट्रैक्टिव फीचर्स दे रखे हैं कुछ, फिर इलस्ट्रेशन वन चलो अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। देखिए इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। सेकंड इलस्ट्रेशन अपने पास, सेकंड इलस्ट्रेशन एक बार रीड करो देन सॉल्व करते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन में क्या है, देखो सेकंड इलस्ट्रेशन में अपने पास क्या है, देखें एक बार रीड आउट करते हैं। द लर्निंग कर्व एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज नाउ बिकम अ गोइंग टू बिकम accepted tool in industry for its applications and almost unlimited, ठीक है। when it is used correctly it can lead to increase business, increase business हो जाएगा। अगर आप लर्निंग कर्व को अप्लाई करते हैं, उससे सीखते हैं, एफिशिएंसी पे उस कंट्रोल करते हैं अपनी कॉस्टिंग को, तो क्या होगा आपका बिजनेस, लिखा है ना, इट कैन बी लीड टू इंक्रीज बिजनेस एंड हायर प्राइस, बिजनेस बढ़ेगा और प्राइस क्या होगा, हायर प्राइस होगा, ठीक है। when used without proper knowledge it can lead a loss of business, जब बिना नॉलेज के काम करेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ बिजनेस। विदाउट प्रॉपर नॉलेज it can loss to the business and bankrupt state। देखो your understanding of the learning curve, ठीक है, the theory of learning curve, okay, the area where learning curve में assist in management accounting कहां पर, फिर क्या लिखा है, illustrate the use of learning curve for calculating the expected average unit cost of making 4 machine। थर्ड पॉइंट तो थ्योरी वाले हैं ऊपर के दिन, ठीक है, और 8 मशीन का भी निकालना है। देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, देखिए जनरली एक बार सीखें इसको, पहले देखना बच्चों, ध्यान से देखना। डायरेक्ट लेबर नीड टू मेक अ फर्स्ट मशीन, मैंने कहा एक लेबर आया मेरे पास, पहली बार वो बंदा काम करने आ रहा है, एक पर्सन है, कोई एक लेबर है काम करने आया, एक मशीन बनाने जा रहा है। इसी टेबल में देखो 1000 घंटे लगाएगा, एवरेज टाइम कितने लगाया उसने, 1000 आवर्स एक यूनिट को बनाने में। एक मशीन को बनाने में उसने कितना टाइम लगा दिया, 1000 आवर्स। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, अगर उसने 1000 आवर लगाया तो लेबर की कॉस्ट कितने रुपए, यहाँ पर देखो 15 रुपए पर घंटा, 15,000 रुपए देने पड़ेंगे उसको। मटेरियल लगेगा एक मशीन को बनाने में 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए लग गया।
फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपए लगी, टोटल हमारा खर्चा हुआ 2,25,000 रुपए का। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मशीन बना के दी। अब मैंने कहा 2 मशीन बनाएंगे तो मटेरियल डबल लगेगा, फिर 1,50,000 की जगह कितना लगेगा, 3 लाख लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, 3 लाख लगेगा, राइट। 2 मशीन में फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, 60,000 लगेगी। ये तो ना बढ़ेगी ना घटेगी। अब बताओ 2 मशीन बनाओगे तो क्या होगा। अब मैंने कहा एक मशीन बनाई तो ठीक है, आ गया समझे। 2 मशीन बनाऊंगा तो मटेरियल लगेगा भाई 1.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए का, और फिक्स कॉस्ट तो उतनी लगेगी, मैं एक मशीन बनाऊं चाहे 2 मशीन बनाऊं, 60,000 रुपए। तो पर मशीन क्या आएगा, 2 मशीन में मटेरियल अगर 3 लाख का लगा तो पर मशीन मटेरियल कितना लगा, 1,50,000 रुपए। 60,000 2 मशीन पे लगे तो एक मशीन पे कितना लगा, 30,000 का। ये एवरेज दे रखा है एक मशीन का, ठीक है ना। ये मत समझना कि 2 का टोटल दे रखा है। एवरेज आवर्स, एवरेज लेबर कॉस्ट, एवरेज मटेरियल, एवरेज फिक्स, एक मशीन का ही दे रखा है। लेकिन अब हम 2 मशीन बनाने जा रहे हैं। 2 मशीन को बनाने में मटेरियल 3 लाख का लगेगा तो एक मशीन में 1.5 लाख का ही लगेगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 2 मशीन बनाओगे तो दोनों पे कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपए आ जाएगी। 3 मशीन बनाएंगे, 3 तो नहीं है खैर, 4 मशीन बनाएंगे तो डबल करता है ना। अगर 4 मशीन बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट और 4 मशीन में बटेगी। अब 60,000 की थी फिक्स कॉस्ट, 4 मशीन में बटेगी तो कितना आ जाएगा, 15,000। अगर 8 मशीन बनाएंगे तो पर मशीन कितना आएगा, 7,500। जैसे जैसे फिक्स असेट्स पर यूनिट कम होती जाएगी, राइट। मटेरियल पर यूनिट सेम है। अब हमारा यहाँ पर देखो लर्निंग का रेट दे रखा है। लर्निंग कर्व कितने परसेंट है, लर्निंग कर्व दिया हुआ है आपको। लर्निंग कर्व रेशियो गिवन है कितने परसेंट, 90%। इसका मतलब लेबर हमारा जब काम करता है तो वो सीख जाता है और 90% में काम कर देता है। पहली मशीन बनाने में उसने 1,000 घंटे लगाए थे, राइट। अब इसको 90% से मल्टीप्लाई कर दो। जो 900 आ रहा है ये 2 मशीन का एवरेज आ रहा है। 2 मशीन का क्या आ रहा है, एवरेज फॉर 2 मशीन। एवरेज फॉर 2 मशीन कैसे पता चला मुझे एवरेज है 2 मशीन का, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर बाकी चीजें एक बार रफ कर लेते हैं, फिर मैं इसको समझा देता हूँ 900 कैसे एवरेज है। बताओ एक मशीन को बनाने में 1,000 घंटे लगते हैं, तो 2 मशीन को बनाने में कितने घंटे लगेंगे, 2,000 घंटे सर। ठीक है, बिल्कुल 2,000 घंटे लगेंगे। जब वो उसी रेट से काम करे, कुछ भी नहीं सीखा उसने, पहली बार भी काम करा, 1,000 घंटे लगाए, फिर काम करा, फिर 1,000 घंटे लगाए, कुछ भी उसके अंदर क्या हुआ, इंप्रूवमेंट नहीं हुई। अगर उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो गई तो अब मेरा टाइम बचाएगा, 2,000 घंटे नहीं लगाएगा, 90% यानी 1,800 घंटे लगाएगा। तो एक मशीन में कितना घंटा लगा होगा, बताओ जी, 900 घंटा नहीं लगा होगा। बताओ कोई दिक्कत है तो। अब मैंने कहा 3 मशीन बना दे भाई, 3 मशीन में लगने चाहिए भाई 3,000 घंटे, पर 90% लर्निंग का रेट है तो अब वो 2,700 घंटे में बना के देगा मुझे। एक मशीन का कितना आएगा, 900 ही आएगा 3 मशीन पे भी। 4 मशीन होगा तो 4 मशीन पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। बट इस चैप्टर में ऐसे पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल है। पहला कितना, 1,000 घंटे लगा रहा था, अब 90% से इंटू कर दो लर्निंग रेट से, यानी 2 मशीन का एवरेज आ गया 900। 900 का भी 80% कर दो, 4 मशीन का एवरेज आ जाएगा। फिर 810 का भी 90% कर देना, 8 मशीन का एवरेज आ जाएगा। भाई 1 से 2, 2 से 4, इसे कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी यही होता था ना, स्क्वायर करते जाना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। एक मशीन पहले बना रहे थे 1,000 घंटे लग रहा था एक मशीन पे, अगर 2 मशीन बनाऊंगा तो 900 घंटे। और ज्यादा मशीन बनाएगा तो उसकी लर्निंग और अच्छी हो जाएगी। अब 810 घंटे लगाता है एक मशीन पे, कितने घंटे लगाता है, 810 घंटे लगाता है भाई एक मशीन को बनाने के लिए। अब हमने कहा उसको भाई 8 मशीन बना दे, तो 90% वाले का और कर दे। हर बार वो क्या करता है, 90% और, यानी 10% टाइम हमारा सेव करते जाता है नई मशीन को बनाने में। बताओ जी, किसी को डाउट है तो। अब लेबर का रेट क्या था, बताओ जी, लेबर का 15 रुपए पर घंटा था, तो 15 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना सबको, तो ये आ जाएगा 15 इंटू में 1,000, 15,000, 15 इंटू में 900, 13,500, 15 इंटू में 810, 12,150। फिर 15 को इंटू कर देंगे किससे हम,
729 से 729 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10,935। सिंपल 10,935 आ जाएगा आराम से। बताओ जी यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा फिर एवरेज कॉस्ट दी हुई है लास्ट में एवरेज कॉस्ट फॉर मेकिंग फोर मशीन में कितना निकला 177,150 ऑलरेडी एवरेज ले रखा है हमने सारा एक मशीन का ही तो लिया हुआ है चार मशीन का लेते तो ये चार से इंटू करके लेते हमने चार से इंटू करके नहीं लिया ठीक है एक ही मशीन का लिया है फिक्स कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा यूनिट बनाओगे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और आठ मशीन की कॉस्ट कितनी है 168,425 आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा तो लर्निंग का रेट कितना था हमारा 90% था इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है आगे देखते हैं लो जी एक क्वेश्चन और देखो इलस्ट्रेशन 4 मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी बुक का 4 इलस्ट्रेशन है ठीक है a firm receive an order make and supply 8 unit of standard product 8 unit of standard product which involve intricate labor operation किसे इंटरेक्ट है लेबर ऑपरेशन से ठीक है द फर्स्ट यूनिट वाज मेड पहली यूनिट बनाने में उसने 10 घंटे लगा दिए एक यूनिट को बोला मैंने बनाने के लिए कितने घंटे लगाए 10 इट अंडरस्टूड दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज सब्जेक्ट 80% लर्निंग रेट है देखो यहाँ पर मैंने कहा भाई एक यूनिट बना दे वो लगाएगा 10 घंटे मैंने कहा 2 यूनिट बनाना तो कितने परसेंट सीखता है वो 80% सीख मतलब लर्निंग का रेट कितना है उसका 80% 10 का 80% करो 8 घंटे 8 घंटे 2 यूनिट का एवरेज है भाई पहले वाले में कितना लगाया उसने 10 घंटे अब वो 80% टाइम लगाएगा 80% मतलब 10 का 80% 8 2 यूनिट का एवरेज आता है 8 यानी 2 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगे होंगे 16 घंटे लगे होंगे यानी सेकंड यूनिट को उसने 6 घंटे में ही बना दिया होगा सेकंड यूनिट को कितने घंटे में बना दिया होगा उसने 6 घंटे में ही बना दिया होगा इसका 80% कर दो 10 का 80% 8 आ जाएगा 8 आवर्स इज एवरेज 2 यूनिट को बनाने का एवरेज है 2 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगे 16 घंटे लगे होंगे इसका मतलब है ठीक है ना ये एवरेज निकल के आता है देखो एक यूनिट बनाता है तो कितने घंटे लगते हैं 10 2 यूनिट बनाता है जब 2 यूनिट दूसरी यूनिट बना लेता है तो अब पर घंटा कितना आ रहा है 8 घंटे में बन जा रही है एक यूनिट इसका मतलब है अब 8 का भी 80% कर दो यानी 4 यूनिट बनानी होगी तो वो 6.4 आवर में 1 यूनिट बना देगा एक यूनिट बनाई थी 2 यूनिट को बनाने में 16 घंटे लगे 4 यूनिट को बनाने में 25.6 मल्टीप्लाई कर लो 6.4 का भी 80% कर दो 5.12 इंटू कर देना 8 से ये आ जाएगा फिर इसका भी 80% कर दो 5.12 का और टाइम सेव हो जाएगा हमारा इसको इंटू कर देना 16 से तो ये आ जाएगा 65.54 फिर 4.096 का भी 80% कर देना 3.2768 आ जाएगा पर यूनिट आवर एक यूनिट आ जाएगा को बनाने में 3 घंटे 27 सेकंड लगेंगे ये जो भी है तो सॉरी 3 घंटे 27 मिनट ठीक है इस तरह से अगर 32 यूनिट बनाना है तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो 104 आ जाएगा बताओ जी यहाँ तक कोई समस्या है तो किसी को ठीक है सिंपल आई होप एवरेज आ गया होगा आपको समझ में इसमें कोई दिक्कत नहीं है लर्निंग ठीक है और बता देता हूँ देखो क्या लिखा हुआ है भाई एक यूनिट बना रहा हूँ मैं 10 घंटे लगे दूसरी यूनिट मैंने बनाई मान लो 6 घंटे में तो कितना हो गया हमारा 16 घंटे में हमने 2 यूनिट बनाई तो 1 घंटे में कितनी यूनिट सॉरी एक यूनिट को बनाने में जनरली कितना लगा होगा एवरेज 8 घंटे पहली यूनिट से तो मैंने कुछ 10 घंटे में बनाई मैंने सीखा क्या चीज कैसे होती है दूसरी यूनिट मैंने जल्दी बना दी यानी दोनों का एवरेज 8 आया यानी 10 जो 10 घंटे लग रहा था अब एवरेज 8 घंटे लग रहा है इसका मतलब हमारी लर्निंग कितनी है 80% इसे कहते हैं लर्निंग
बताओ जी लर्निंग में कोई और डाउट है तो ठीक है। चलिए जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। और लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 8 यूनिट, पहली 8 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगे थे हमारे को? 40.96। लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर 8 यूनिट, कॉस्ट कितनी? 12 रुपए पर घंटा है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 32 यूनिट पे निकालना है तो 32 पे निकाल दो, 104 घंटे लगेंगे। उसके लिए खर्चा कितने रुपए का होगा हमारा? टाइम फॉर फर्स्ट 8 यूनिट, क्या पूछा हुआ है क्या कुछ? देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज द टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायरमेंट, निकाल दिया। इफ अ रिपीट ऑर्डर 24 यूनिट्स पे निकालना है, अब 24 यूनिट्स तो इसमें नहीं है, तो देखो क्या करो, 32 यूनिट में से 8 यूनिट हटा दो, यह समझ। 32 यूनिट में से क्या करो, 8 यूनिट हटा देते हैं, 24 आ जाएगा। 32 माइनस ये क्या है ना, देखो लेबर टाइम फॉर फर्स्ट 8 यूनिट का दे रखा है, लेबर टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर 24 यूनिट्स का दे रखा है, कितना? 63। कहां पर आया था ये हमारा? 63.90, 24 यूनिट बनाने के लिए 63.90 आवर्स। कैसे निकला पता चल गया? 32 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगे हमें? 104 घंटे। 104 में से 65.54 माइनस कर देना। सॉरी 24 घंटे चाहिए ना, तो 8 घंटे का माइनस कर देंगे इसमें। 104.86 माइनस में कितना कर देंगे हम? 40.96, 63.9 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगा ये निकल के आ जाएगा। कैसे निकाला हमने? 104 घंटे लगे थे मुझे 32 यूनिट बनाने में, उसमें से 8 यूनिट कितनी देर में बन गई थी? 40.96। 24 यूनिट कितनी देर में बनी होंगी? 63.9 में 63.9 इंटू 12 कर लो। बताओ जी कोई दिक्कत है तो इसमें? सिंपल, वेरी वेरी इजी, ठीक है। चलो जी लास्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 5, ये भी देखते हैं, कंप्लीट करते हैं लर्निंग को। द लर्निंग कर्व एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज नाउ बिकमिंग, ये तो पहले जैसे ही लग रहा है, एक मिनट। ये ऊपर जो हमने एग्जांपल पढ़ा था एज इट इज ही है शायद, 225 193, ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है, एज इट इज सेम क्वेश्चन। एक मशीन को बनाने में 1000 घंटे, लर्निंग का रेट हमारा 90% है, 15 रुपए पर आवर, मटेरियल 1,50,000, फिक्स कॉस्ट 60,000। सारी चीजें सेम, एक मशीन, दो मशीन, 4 मशीन, 8 मशीन, ऐसे ही काम चलेगा, आंसर विल बी सेम। तो इलस्ट्रेशन 5 वही है जो मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस किया था, एज इट इज। तो लर्निंग कर्व की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर बाकी जो बचे हुए पार्ट है एक वीडियो और कर लेंगे मेंटेन, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी बचा हुआ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए जी, ओवर।